नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। हिंदुस्तान में मूछें रखना आन बान शान की निशानी मानी जाती है, लेकिन आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनको मूछों की वजह से विश्व स्तर पर पहचान मिली। इनका नाम है राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के नाम से ये पूरे प्रयागराज में प्रसिद्ध है। और आप लोगों को बता दें कि दुकान जी अपनी मूंछों को किसी भी गीत के धुन पर नृत्य कराते हैं और मोमबत्ती जलाकर। आज हमारे साथ हैं दुकान जी, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आखिर इन्होंने अपनी मूंछों को अपने इशारे से नचाना शुरू किया। दुकान जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं प्रयागराज से राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी, जो प्रयागराज में दारागंज में निराला की नगरी, जहां विश्व का सबसे बड़ा मेला माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला लगता है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे तीर्थराज प्रयाग के भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास दारागंज स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के मकान में मैं रहता हूँ और यहीं मेरी जन्मस्थली रही है। और यहीं से मैंने अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की आन बान शान जो मूछें थी, उस मूछों के जरिए मैं अपने नृत्य के माध्यम से हिंदुस्तान की आन बान शान को बनाए रखे हुए हैं। और ये मूछें जो हैं वो मोमबत्तियाँ मूँछों पर लगाकर हर धुन के लय ताल पर ये नृत्य करती है। इसी से मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, मार्बलेस बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड जैसे अनेकों अवार्ड प्राप्त हुए हैं। और मैं नगर निगम प्रयागराज का ब्रांड एम्बेसडर, मेला प्राधिकरण का भी 2021 का मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा। और इसी तरह मैं अपने मूँछों के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से और हिंदुस्तान की आन बान शान को बनाए रखे हूँ। आपका नाम दुकान जी क्यों पड़ा? दुकान जी मेरा नाम घर का था गोपाल। मैं बहुत चंचल था, पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता था। यहाँ पर माघ मेला कुंभ मेला लगता है, उसी में मैं रोज़ घूमता था। एक वहाँ पर हमारा औघड़ से मुलाकात हो गई। उस औघड़ ने, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझे गोपाल कह के बुलाया। जब मैं उनके पास गया, कहा तेरा नाम गोपाल है? हमने कहा हाँ। तेरे पिता का नाम नंद कुमार तिवारी है? हमने कहा हाँ। तेरे माता का नाम सुंदर देवी तिवारी है? हाँ। तेरे बड़े भाई का नाम विनोद चंद तिवारी? हमने हाँ। मैं एकदम उनके ऊपर समर्पित हो गया। फिर उन्होंने वहीं बालू में से कुछ उंगली से खोदा और एक इतना बड़ा हमारे हाथ में दिया, कहा इसको खा ले। जब मैं इसको जीभ पे रखा, इतना विश्वास हो गया था कि उसको जब खाया तो वो मिश्री की तरह लगी। फिर मैं उनके पास सुबह शाम आता जाता था और बस उनके थोड़ा बहुत सेवा जैसे करते रहे। और फिर 10-15 दिन के बाद जब औघड़ वहाँ से वो चलने लगे, कहन जा रहा हूँ अब अपने स्थान पर, तू चलेगा? हमने कहा हाँ। कहन तेरे घर वाले नहीं जाने देंगे? हमने कहा घर वाले जाने देंगे क्या? ऐसे ही लोग कहते हैं कि पागल है, पढ़ना लिखना नहीं है। तो मैं गुरुजी के साथ चल दिया और मैं हिमालय की तरफ गया जहाँ उनका स्थान था। वहाँ पर रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 2 महीना 17 दिन के बाद उन्होंने। महाराज जी, कल आप जब चर्चा कर रहे थे तो रास्ते में जब आप जा रहे थे तो जंगल में क्या घटना हुई थी? जंगलों में तो पहाड़ है, जानवर हैं, सब थे, लेकिन मैं कुछ ऐसे जंगल में पहुंचा, उस समय 5 साढ़े 5 बजा हुआ था। उसी समय वहां पर एक सरसराहट की आवाज़ आई तो हमारे जो गुरुजी थे और उनके साथ उनका शिष्य था और मैं था, वो रुक गए। जब रुक गए तो हम लोग पीछे रुक गए। थोड़ी देर में देखा कि सांपों का झुंड आ रहा था। शाम के समय सांपों का झुंड जो होता है सोता की तरफ, नदी की तरफ जाता है, और वो नदी की तरफ चले गए। और जैसे आगे फिर स्वामी जी बढ़े और हम भी पैर आगे बढ़ाया, वहाँ फिसल कर गिर गए। अब जंगल में फिसल के गिर गए, बड़ा अजब लगा। जब नीचे देखा तो बहुत बड़ा अजगर था जिसके ऊपर काई वाई जमे थे।
उसी के कारण मैं फिसल गया था। और वहाँ जो मेरा शिष्य, जो गुरुजी का शिष्य था, वो भी फिसल गया था। जब उसको अजगर देखा तो पता ये चला कि जब पुराने अजगर हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते, हिल डुल नहीं पाते, तो अपना वो मुंह सोता की तरफ रख के पड़े रहते हैं। जो अगल बगल से जानवर गुजरते हैं उनको वो भक्षण करते हैं। जब कुछ दूर और आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर मेरे ठंड के कारण कपकपी और पैर में कुछ फटने सा ही, खून सा ही आने लगे। तो जो स्वामी जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने एक पत्ती तोड़ी, मेरे अंगूठे पे रगड़ के मुझको जीभ में चटा दिया। मेरे अंदर गर्मी आ गई। फिर मैं चलता रहा, रात बीती। फिर सुबह वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जब देखा तो बहुत से, करीब गिनने पे पता चला 20-22 संत थे, जिसमें एक लेडीज थी। लेकिन जितने भी थे सब नंग धड़ंग थे और सब योग में मस्त थे। लेकिन 2 महीना 17 दिन मैं वहाँ पर रहा। 2 महीना 17 दिन में मैंने बहुत बातें करने की कोशिश की। डर भी लगता था, डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहाँ आ गए क्या हैं। क्या कोई बात नहीं करता था? बात सब इतना ज़्यादा धुनी में अपना रमे हुए थे कि उसमें से एक संत किसी समय हमसे बात बस किया है। उसके बाद इतने दिन में हमसे कोई बात नहीं किया और सब धुनी रमाए बैठे थे। और मुझको सबसे बड़ा ताजुब लगा कि मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरे को नाश्ता कहाँ से आता है, खाना कहाँ से अच्छा, आता है। दुकान जी, नाश्ते में क्या मिलता था, खाने में क्या मिलता था? कभी कुछ अजीब तरह की चीज़ होती रही, उसको पोहा भी कह सकते हैं, कभी चने का कुछ कह सकते हैं। खाने का पूरा चीज़ आ जाता रहा, मगर कहाँ से आता था ये मैंने बहुत कोशिश किया। नहीं, मान लीजिए वहां पर कहीं बनता हो या कैसे, किस माध्यम से? ये सब मैंने वहाँ 10 दिन रहने पे बहुत सी कोशिश कर लिया। आखिर नाश्ता आएगा तो किसी न किसी बहाने से तो आएगा ही, चाहे उस कुटिया के बाहर से कोई लाता हो या अंदर, मगर ये हमें नहीं पता चला। बाद में यही बस देख के पता चला कि आज जो सृष्टि टिकी हुई है और सृष्टि में जो भूचाल आता है, तो भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो भी एक बैलेंस है। जो ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो सकती है, और वो लोग एकदम सादे भेष में, एकदम जैसे समाज की उसमें रहते हैं, उसी तरह कोई उनके अंदर दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धुनी रमाए। वहाँ पर तो ये भी देखा कि वो कंडा होता है, जो कभी कभी आप लोग माघ मेला में भी देखते होंगे। बहुत से संत महात्मा, नागा लोग अपने अगल बगल कंडा लगा के उसके धुएं में बैठे रहते हैं। वहाँ पर वही देखा, उसी में धुनी रमाए लोग बैठे रहते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं वहाँ सुबह शौच करने जाता था, तो जब शौच करके लौटता था तो पानी तो जमा रहता था। तो उसमें गुरुजी ने 2 पत्ती दिया, वो पत्ती को डालते थे और वो पानी गल जाता था। और जब मैं उनके कुटिया में आता था तो वो मुझे फिर शौच कराते थे और हमारे तोंदी में पेट के कुछ कर देते थे, और 1 लोटा पानी ऊपर से करते थे तो वो मल के रास्ते से निकलता था। फिर हमारे तोंदी में कुछ उंगली से करते थे, फिर 1 लोटा पानी से करते थे तो मेरे पेशाब के रास्ते से गिरता था। बस इसी तरह वहाँ पर रहा। कुछ योगिक सांस में कंट्रोलिंग भी वहाँ सीखा, और सीखने का 2 महीना। दुकान जी, क्या वो लोग आपस में भी बात नहीं करते थे? वो लोग कभी कभी बीच में ही बात करते थे, मगर ज़्यादातर उन लोग की बातें इशारों पर ही होती थी। लेकिन जो देख के डर लगता था कि जो संत महात्मा थे, एक से एक जटाधारी, देख के बड़ा विकराल लगता था। उसमें से 2 तो ऐसे दिखाई पड़े जैसे लगता है शरीर में कोई हड्डियाँ नहीं है, इस तरह से मांस ही नहीं है। ये सब देख के बड़ा वो लगा। लेकिन गुरुजी जिस तरह से हल्का फुल्का हमसे बात करते थे, तो उनसे हमें एक साहस की होती रही। लेकिन अचानक उन्होंने जिस तरह से हमें डांट के भगाया कि अब भाग जा यहाँ से, तेरा काम हो गया है। हमने कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? कहें नहीं, अब जाओ यहाँ से सीधे। अब कुछ बोल नहीं सकते थे। जब मैं वहाँ से चलने लगा, करीब 100 कदम आगे पहुँचाऊँगा, फिर मुझे बुलाए और उन्होंने कहा जा तो रहा है, लेकिन जो तेरी ये मूछें रेख निकल रही हैं, इसको कभी कटाना नहीं। तो आज जो मैं विश्व स्तरीय पे भारत का नाम रोशन मूछों के नृत्य के माध्यम से किया है, तो यही सोचता हूँ कि उन्हीं का कोई आशीर्वाद रहा होगा। फिर आपको बता दें कि मेरे को प्रोग्राम करने में बहुत जगह पैसा मिलते थे, नहीं मिलते थे। मुझको पैसा मिला बहुत जगह। उस पैसे से मैंने सोचा शायद उनका आशीर्वाद हो तो मैं एक बार चलूँ उनसे। तो मैंने 2 बार जोशीमठ तो पार कर गया, लेकिन उसके बाद मेरा मति भ्रमित हो गया। 1-2
हमारे चैनल वाले भी अपने खर्चे से ले गए, लेकिन जोशीमठ के आगे मेरा मति भ्रमित हो गया और आज तक फिर वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। रास्ता ही नहीं मिला। दुकान जी ये बताएं कि जो नृत्य कला आपने मूंछों से करना सीखा, तो पहला प्रयास कब किया और कैसे दिमाग में आया? अब जब मूछे ऊँचे बढ़ने लगी तो फिर माघ मेला में, हमारे कुंभ मेला में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां आती थी, जिसमें एक से एक नृत्य होते थे। और यहाँ से कुछ दूरी पर हमने सुना था कि प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में एक मसूरिया दिन थे जिनकी मूछें 9 फीट 7 इंच की थी। दुनिया की पहली मूछें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थी। दूसरा कर्णाभील राजस्थान का था जिसकी 7 फुट 6 इंच की थी। तो उस समय मेरी भी मूछें और बाल बढ़ रहे थे, लेकिन हमने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे ही मूछों पर अपना कभी फूल लगाता, पत्ती लगाता, चाबी का गुच्छा खूब बढ़िया टांग लेता और अंगूर लगा लेता। तो उससे सामने वाले देख के हंसते, तो जब वो सामने वाला देख के हंसता था तो हमें भी हंसे। आज के तनाव भरी ज़िंदगी में लोग हंसते नहीं हैं, तो जब दुकान जी सड़क पे निकलते हैं, चाहे अपने पैदल निकले, स्कूटर से निकले, उनको देख कर कोई हंसता है तो हमें लगता है कि इस तनाव भरी ज़िंदगी में 2 मिनट हंसा तो। आपको इतने पुरस्कार मिले, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रयागराज के, नगर निगम के, तो क्या कभी आर्थिक रूप से सहयोग सरकार की तरफ से मिला? सबसे बड़ी बात है कि मैं जहाँ पर आप बैठे हैं, और ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का मकान पुराना था, इसमें हमारे पिताजी के पिताजी भी रहते थे, लेकिन हर लोग पुराने चीज़ को नया बनाते हैं। अखाड़े ने इस मकान को खाली कराया कि हम बनाकर आप लोगों को देंगे, और इसी में हमारे 12x8 के कमरे में एक म्यूज़ियम था। जो सबसे ज़्यादा मुझको इस समय अंदर से प्रेरित और कष्ट दे रहा है, वो म्यूज़ियम को देखने के लिए 122 कंट्री के लोग भी आए, 62 डॉक्यूमेंट्री भी बनी, और दुनिया की सबसे छोटी गीता, दुनिया की सबसे छोटी कुरान, हिंदुस्तान के आसपास जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ के जल। फिर उसके बाद उस म्यूज़ियम छोटा होने के कारण कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके अंदर ना रही हो, चाहे वो रामायण हो, रामायण की हर भाषा, महाभारत की हर भाषा की पुस्तकें, पांडुलिपियाँ। और जब ये मकान आज 16-17 में खाली हुआ है, उसके बाद से उसमें दीमक अपने चपेट में ले लिया है। अभी जो आप यहाँ कमरे में बैठे हैं, वो हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा पंचायती के यमुनापुरी जी महाराज हैं। उनके पास जब मीडिया भी जाती या कोई जाता कि दुकान जी का क्या होगा, तो उनका ये बस कहना था कि दुकान जी के लिए हम लोग चिंता करेंगे, हम उनको तो कहीं न कहीं स्थान देंगे। लेकिन अभी मकान टूटा नहीं और हमारा संग्रहालय का जो अस्तित्व समाप्त हुआ, इसलिए मैंने शासन, प्रशासन, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को मैंने लिखा, और मीडिया ने जिस तरह से पेपर में छाप के सहयोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2735 या 36 सील्ड जो है एक कोठरी में पड़ी हैं, जो दीमक की चपेट में हैं। जितने भी वहाँ सामान है, पांडुलिपियाँ हैं, महाभारत की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, सब एकदम दीमक की चपेट में हैं, और मैं उसको देखने तक नहीं। ये जो अभी हमारे सामने जो सील्ड वील्ड लगी हुई है, यही थोड़ा सा बचा के यहाँ रखें। ये 2-3 साल के भीतर की जो मिली हुई है वो रखी हुई हैं, कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, कहीं वहाँ पड़ा हुआ है। अब देखते हैं, बस यही कष्ट था कि मैंने एक कसम खाया था कि हर काम करेंगे, घर और प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे, मगर ये नहीं मालूम था कि उसी प्रयागराज में एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के सर से छत चली जाएगी और उसकी आर्थिक स्थिति ये हो जाएगी। मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, चाहे वो सरकार अपने तरफ से ज़मीन दे या कुछ दे, मैं लोगों से चंदा भीख मांग के मैं उसको बनवा कर, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं ये कार्य करता रहूँगा। बस आस लगाए बैठा हूँ कि आज या कल कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। दुकान जी, एक सवाल है कि अपनी मूंछों को नचाने के लिए हर धुन पर आपने अपने दांतों को निकलवा दिया। नेशनल आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस संस्कार भारती का प्रोग्राम 1990 में हैदराबाद में हुआ। मैं वहाँ प्रोग्राम करने किसी दोस्त के माध्यम से पहुँचा। 3 दिन का कार्यक्रम था, हमें कोई चांस नहीं मिला। तीसरे दिन मुझको 3 मिनट का चांस मिला। जब मैंने अपार भीड़ 30-40 हज़ार की देखी, तो
तो उसमें मेरी मूछें कम नाच रही थी, मेरा पैर ज़्यादा काँप रहा था। मेरी जो मूछें नाच रही थी, मुझको अच्छा नहीं लग रहा था। जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, दूसरे दिन जब पेपर में देखा तो हिंदुस्तान के बड़े-बड़े कलाकारों लोग वहाँ गए थे, लेकिन फ्रंट पेज में दुकान जी की ही फ़ोटो थी। तब मेरे मन में और आया कि इसमें कुछ करना चाहिए। तब से मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। जहाँ नगर निगम का कूड़ा या गंदगी होती थी, मैं वहाँ पर रोज़ जाता था, 1-2 घंटा साँस को रोक के कंट्रोलिंग करता था। और उसी में जब मैं मूछें मोमबत्तियाँ रख के नचाता था, तो ये जब हिलाऊं तो ये भी हिलने लगे। तो मैंने सोचा कैसे बैलेंस किया जाए कि ये हिले या ना हिलने पाए। तो मुझे लगा मेरा इसमें दांत जो है वो अड़ंगा कर रहा है। तो मैंने डॉक्टर से कह के दांत उखाड़ा और डॉक्टर ने कहा आँख खराब हो जाएगी। हम कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करना है। तो एक महीने में डॉक्टर ने हमारा चौघड़ा उखाड़ा था। फिर मैंने सांस में कंट्रोलिंग करके 1995 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ऐसे करके सब अवार्ड मिलते गए। और बस मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। बस आस लगाए बैठा हूँ कि कभी ना कभी माँ गंगा की आशीर्वाद से कुछ न कुछ होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, सरकारी जो योजनाएं हैं दुकान जी उसका प्रचार करते हैं। अभी हमारे पास इन्होंने एक फ़ोटो भेजी थी मतदाता सूची का, और चुनाव आ रहा है, उसका भी आइकन बनाया गया है प्रयागराज से। वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दुकान जी के पास हजारों वर्ष पुराने सिक्के हैं जो प्रचलन में थे, उनका संग्रह इन्होंने करके रखा हुआ है। दुकान जी के हाथों में ये सिक्के हैं। कब चलते थे हमें भी नहीं पता, क्योंकि जो लिखावट है वो उर्दू की है और उर्दू हमें आती नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कितने सिक्के हैं और किस काल के हैं, इनको देखना पड़ेगा। और इनकी लिखावट कई की ऐसी है कि जो पढ़ी नहीं जा सकती, और जिसे केवल हम लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ऐसी लिखावट है कि हम भी पढ़ नहीं सकते। आप देख सकते हैं हाथों में हमारे है, इसमें क्या लिखा है पता नहीं। और दुकान जी के पास विश्व की सबसे छोटी गीता और कुरान भी रखी है, जिसे साधारण आंखों से पढ़ा नहीं जा सकता। इसको पढ़ने के लिए आपको लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद ही इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में कुरान का कितना महत्व है और सनातन धर्म में गीता का कितना महत्व है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं कि ये म्यूजियम में रखे थे, कई चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ों को इन्होंने अभी तक सहेज कर रखा है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के पास अपना खुद का आवास नहीं है कि उसने अपने जीवन में जो सफलताएं पाई थी और जो सम्मान पुरस्कार अर्जित किया था उनको सुरक्षित रख सके। कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार हुए हैं दुकान जी, और उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके साथ उपेक्षित जैसा व्यवहार किया है। पूरा जीवन इन्होंने अपने देश के लिए, जनपद के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि दुकान जी ने अपनी शादी तक नहीं की और सरकारी योजनाओं का प्रचार किया। बदले में इनको क्या मिला? किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। दुकान जी इस तरह से ये जितनी भी आप कटिंग देख रहे हैं पेपरों की, ऐसे कटिंग बहुत हैं। चाहे उसमें कोरोना का विषय में, कोरोना में देश विदेश से भी हमारे पास फ़ोन आता रहा कि तुम भारत के एक हमारे धरोहर हो और आप इस तरह से घूम घूम के लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में, तो आप अपने को बचा के रखिए। लेकिन मैं उस सब चीज़ को ध्यान न देते हुए, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे जो हो, सब मीडिया का पूरा सहयोग हमको मिलता था। ये जो उसको आप देख रहे हैं, जो चाहे वो नगर निगम का हो या सरकार का हो, मेला प्राधिकरण का हो, हर जगह मैं घूम घूम कर ज़्यादातर इस समय मैं स्वच्छता अभियान और स्वच्छता, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में पहली बार हमारा नगर निगम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया स्वच्छता के लिए। तो मैं अब जोर देकर पूरे प्रयागराज को कि 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण में ये पूरे हिंदुस्तान में
प्रयागराज नंबर 1 पे आए स्वच्छता पे। आप देख सकते हैं ये इनके अखबारों की कटिंग है, एक बड़ी पुस्तक में तब्दील हो गई है। सामाजिक कार्य को इन्होंने जिस तरह से एक तरह से कहा जाए सामाजिक कार्य में जो अगुवाई की, ये पूरी पुस्तक इतनी मोटी हो चुकी है। और आपको बता दें कि दुकान जी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चाइना गए थे, इनको चाइना बुलाया गया था, इनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए चाइना बुलाया गया था इनको। दुकान जी किसके साथ है आपकी तस्वीर? ये नीचे जो नीले रंग के पहने हुए हैं ये ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर हैं और उनके ऊपर हम हैं। और दुकान जी की ये तस्वीर दुकान जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो है दुकान जी हैं, चाइना इनको बुलाया गया था, इनकी कला ऐसी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुकान जी ने अपनी पहचान खड़ी की, लेकिन भारत की सरकारों ने इनके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया, जिसके कारण आज अंधेरे में कहीं न कहीं गुम गए हैं। और एक आवास अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के पास न होना कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।